वेलकम दोस्तों, आगे प्रयास करो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट विषय पर बात कर रहे हैं। ये क्या है कि औपनिवेशिक नगर। तो औपनिवेशिक नगरों की आज हम दूसरे भाग में देख रहे हैं कि इनकी विशेषता क्या है। हर नगर की, हर शहर की, हर बनावट की, हर बसावट की कोई न कोई विशेषता तो होती है। तो इनकी भी कुछ विशेषताएं हैं, तो उन्हीं विशेषताओं की चर्चा आज हम करेंगे। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि इन नगरों की जो औपनिवेशिक काल में, ब्रिटिश काल में जिन नगरों की को बसाया गया, जिनको विकसित किया गया, जिनको आगे बढ़ाया गया, उनकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किसी भी चीज के बनावट का या विकास के पीछे कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है, कोई ना कोई हमारा मकसद होता है। तो यहाँ अंग्रेजों के द्वारा जो नगर बसाए जा रहे थे, उनका उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को भारत में मजबूत करना, आगे बढ़ना, उसके लिए सुविधाएं जुटाना। तो अगर इन नगरों की विशेषता को हम देखें तो सबसे पहले हमारा ध्यान 3 बड़े नगरों पर जाता है। कौन सा? मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। तो इन तीनों शहरों की विशेषता की पहले हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये तीनों के तीनों शहर क्या थे कि व्यापारिक उद्देश्य के बनाए, ये कॉमर्शियल सिटीज है। और यह पोर्ट सिटी का मतलब है यहाँ बंदरगाह के लिए उपयुक्त था, इसलिए बड़े बड़े बंदरगाह। तो अब बंदरगाह क्यों बनाए गए? तो शुरू में तो अंग्रेज लोग क्या करते थे कि भारत से कच्चा माल विदेश ले जाते थे अपने कंपनियों के लिए, अपने फैक्ट्रियों के लिए, और वहां उत्पादन करते थे। तो इन समुद्र तटों से और इन बंदरगाहों से इन माल की ढुलाई आसान थी। इसको एक बूस्ट दिया जा सकता था कि अधिक से अधिक माल को हम इकट्ठा करें और इसको सुरक्षित और जल्द से जल्द कम खर्च में हम इंग्लैंड तक पहुंचाएं। तो इसलिए यहाँ ये 3 बड़े बड़े बंदरगाह। तो बाद में क्या हुआ आगे चलकर? बाद में आगे चलकर क्या हुआ कि धीरे धीरे भारत में उत्पादन घटा और इंग्लैंड का उत्पादन बढ़ा। तो अब इनके पास एक रास्ता था, ये इंग्लैंड के बने माल, भारत से कच्चा माल ले जाए, वहां ले जाकर बनाए और वहां से बने हुए माल को भारत में ले आए। भारत में ले कैसे आएंगे? तो समुद्री मार्ग सबसे सस्ता था और सबसे अच्छा माना जाता था। तो इन समुद्री मार्गों से इसके लिए भी पोर्ट चाहिए थी। तो इसलिए इन तीनों शहरों को इन लोगों ने क्या किया कि पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया। अब देखते हैं दूसरी विशेषता कि ये तीनों शहर क्या थे कि पोर्ट सिटी थे। पोर्ट सिटी का मतलब जब यहाँ बड़े व्यापारिक केंद्र बने तो अपने मालों की सुरक्षा के लिए ये क्या करते थे कि इसके सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए यहाँ बड़े बड़े किला बनाए। अब जैसे आपको मद्रास में, जिसको आप चेन्नई कहते हैं, वहां क्या सेंट जॉर्ज फोर्ट बना, और कलकत्ता में सेंट विलियम फोर्ट बना और बम्बई फोर्ट बना। तो ये तीनों फोर्ट बनाए, ये पूरे नगर को क्या किया कि एक किला के रूप में तब्दील किया, इसको चारों तरफ से घेरा और इस पर सुरक्षा के कार्य प्रबंध किए। तो सुरक्षा का प्रबंध कर दिया, इसको फोर्ट बना दिया। लेकिन इस फोर्ट में क्या था कि यह मात्र चारों तरफ से घिरा हुआ, दीवार से घिरा हुआ एक क्षेत्र नहीं था। उसके अंदर इनके व्यापारिक हितों के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता थी उन सभी चीजों का निर्माण किया। जैसे बड़े बड़े गोडाउन बनाए गए जहां मालों को इकट्ठा किया जा सके और बाहर से आने वाले फिनिश गुड को, तैयार माल को यहाँ उतार कर जमा किया जा सके। तो उसके बाद में सुरक्षा कर्मी रहेंगे
तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए क्वार्टर्स का प्रबंध करना है, तो ये भी काम भी किए। उनके लिए अलग से बिल्डिंग बनाए जहां सुरक्षा कर्मियों को रखा जाना था। जो उनके अधिकारी थे उनके लिए अच्छे बंगले और क्वार्टर बना दिए, और भी कई तरह के अधिकारी रहते थे, कर्मचारी रहते थे। अब इसमें एक लिपिकीय वर्ग भी था जो उनके अकाउंट्स का हिसाब किताब रखे, उनके इन्वेंट्री का हिसाब किताब रखे। तो इन तमाम चीजों के लिए मतलब जितने लोगों की जरूरत थी जो अंग्रेज यहाँ रहते थे उनके लिए सारे प्रबंध किए। लेकिन भाई केवल रहने के जगह से तो काम चलने वाला नहीं था। जो अंग्रेज आए थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, जो अधिकारी वर्ग के लोग थे, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, तो उनके अपने अपने धर्म थे। तो उनका धर्म क्या होगा, ये सारे के सारे तो क्रिश्चियन थे, तो इसलिए उनके धार्मिक संतुष्टि के लिए इसमें चर्च बनाई गई। और उनके लिए क्या चाहिए भाई, उनके लिए पार्क चाहिए, खेल का मैदान चाहिए, रात्रि भोज का स्थान चाहिए और जलसा गृह चाहिए। तो इन तमाम चीजों का इन लोगों ने विकास किया इन शहरों के अंदर, इन नगरों के अंदर, इन बड़े नगरों के अंदर। और तीनों का इस मामले में कम से कम एक ही दशा था कि ये सारे प्रबंध किए गए। अब इन प्रबंध के करने के बाद क्या हुआ कि इनका एक काम तो आसान हो गया कि अब अंग्रेज अपने मन मुताबिक रात्रि भोज, कैंडल डिनर जिसको बोलते हैं, तो ये कैंडल डिनर का स्थान क्या होगा, इनकी मीटिंग्स कहाँ होगी, इनके रहने का निवास क्या होगा, इनके खेलने कूदने का, इनके लिए पार्क, अंग्रेज पार्क के बड़े शौकीन थे। तो इन सारी सुविधाएं इन शहरों में मुहैया कराई गई। तो दोस्तों एक तरफ तो ये काम कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों का काम केवल अंग्रेजों से चलने वाला नहीं था। उनके कई भारतीय बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी क्या थे कि उनके क्लाइंट मतलब उनके एसोसिएट बिजनेसमैन थे, उनके साथ मिलकर अपना। और ये भी लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि इन फोर्ट को, अब मद्रास का किला देख लीजिए, मद्रास फोर्ट को देखिए, तो इसको इन लोगों ने क्या किया कि ये एक व्हाइट सिटी, व्हाइट फोर्ट है, व्हाइट सिटी है। तो व्हाइट सिटी का मतलब क्या है, ये व्हाइट सिटी का मतलब सामाजिक विभाजन से है। क्योंकि यूरोपीय लोग, अंग्रेज लोग गोरी चमड़ी वाले थे, तो कहा गया कि इस फोर्ट में केवल ये गोरी चमड़ी वाले लोग ही रहेंगे, इसमें किसी काली चमड़ी वाले का, अर्थात कहें कुल का कहें तो भारतीय लोगों का प्रवेश बढ़ती है। और उनके लिए क्लब्स बनाए, क्या क्या मतलब उनके पसंद की जो जो चीजें थी इस क्लब के अंदर बना लिया। तो ये कहाँ रहेंगे, तो ये व्यापारी अब मान लीजिए कि बहुत दूर रहें, अब आप चेन्नई में पोर्ट बना रहे हैं, वहां से आप अपना कारोबार करना चाहते हैं, वहां से अपना बिजनेस करना चाहते हैं, और वो व्यापारी अगर भारत के किसी दूसरे सुदूर प्रदेश में रहे जो भारतीय थे लेकिन इन अंग्रेज व्यापारियों के सहयोगी थे, तो ये ठीक से काम नहीं कर पाते। तो ये लोग भी उस किला के चारों ओर बाहर के क्षेत्र में बसने लगे, और बसने लगे तो चूंकि ये भी अच्छा लाभ कमाए थे अंग्रेजों के साथ मिलकर, तो अंग्रेजों के साथ मिलकर जब ये अच्छा लाभ कमाए थे तो इन लोगों ने भी अपने लिए भवन बना लिए, घर बना लिए। तो आम रूप से अच्छा, इसमें सभी श्रेणी के लोग गए। सभी श्रेणी का कहने का मतलब क्या थे कि कूली का काम करने वाले, पोर्टर्स, व्यापार करने वाले, लेखा का काम करने वाले, हिसाब किताब करने वाले, एजेंट्स, दलाल, ये सारे तरह के। तो ये लोग जो इसमें अच्छे धन कमाए थे, मुनाफा युक्त काम किया था, इन लोगों ने लिए अपने अच्छे अच्छे घर बना लिए। लेकिन जो दुर्बल वर्ग के लोग थे, जो कमजोर थे, आर्थिक रूप से दुर्बल मतलब शारीरिक रूप से नहीं, तो ये क्या किए कि इनके लिए भी प्रबंध किया गया कि इनके लिए छोटे छोटे क्वार्टर्स, मकान, झुग्गी झोपड़ियों तक में ये रहने लगे। और ये बड़ी संख्या, जब यहाँ व्यापार शुरू हुआ तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अवसर की तलाश में
काम के रोजगार की तलाश में या अब कहते हैं ना कि मुंबई का जब शहर विकसित हुआ तो सबसे पहले वहां महाराष्ट्र के लोग वो जाकर बसने लगे और उसके बाद में क्या हुआ, पूरे देश के लोग वहां काम खोजने के लिए जो जिसके अच्छा। अब इसमें अलग अलग तबके के जब लोग थे, अलग अलग आर्थिक स्तर के लोग थे, तो उनके सेवादार चाहिए। अब क्या चाहिए, यहाँ गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए था, जो बड़े अधिकारी थे उनके घर में साफ सफाई करने वाले चाहिए, सड़कों की साफ सफाई करने वाले चाहिए। तो इन तमाम चीजों के लिए मजदूरों के लिए अवसर था और ये काम उनका अधिक लाभदायक था। अगर वो अपने ही क्षेत्र में करते, अगर वही काम करते तो उनकी आय उतनी नहीं होती जितना इन बड़े नगरों में रहकर ये कर सकते थे। तो बड़ी संख्या में बसे। अब जब ये लोग वहां बसे तो इनको क्या चाहिए भाई, तो इनको क्या चाहिए, तो ये भी तो अपना संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी पसंद, अपनी रुचि छोड़कर तो जाते नहीं थे। तो ये अपने साथ अपना धर्म, अपना समाज, तो इसलिए इन लोगों के लिए क्या चाहिए, इनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, इनको कोई बाहर से अगर आता है तो उसके लिए धर्मशाला चाहिए, इनके लिए मंदिर चाहिए, इनके लिए मस्जिद चाहिए, इनके लिए भी खेलकूद का जगह चाहिए। तो इन तमाम चीजों का विकास ये लोग भी करते गए, लेकिन सामाजिक विभाजन एक स्पष्ट रूप धारण कर रहा था कि ये किला के अंदर क्या होगा कि केवल गोरी चमड़ी वाले यानी व्हाइट लोग रहेंगे और बाहर, इसीलिए इन शहरों का नाम ही रख दिया गया व्हाइट सिटी एंड ब्लैक सिटी। तो ब्लैक सिटी में भारतीय या काली चमड़ी वाले लोगों को निवास का जगह था। लेकिन अब ये क्या हुआ कि शहर और शहर के चारों तरफ अब धीरे धीरे जब शहरों की आबादी बढ़ती गई, शहरों में काम बढ़ते गए, तो इन शहरों के भौतिक आकार का भी विस्तार होता गया। तो ये था इनका एक पोर्ट सिटी का कल्पना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब क्या हुआ कि भाई माल तो यहां से जाना है, कच्चा माल इन्हीं पोर्ट से ढोकर इंग्लैंड तक जाना है, लेकिन कच्चे माल का उत्पादन इस पोर्ट में या समुद्र में तो होता नहीं। तो यह क्या होगा, यह सुदूर के ग्रामीण इलाकों में खेतों में जैसे क्या जा रहा था, कपास रह गया, तो अब कपास की खेती तो खेतों में होगी, तो वो कपास इन पोर्ट तक पहुंचे कैसे, नंबर वन। नंबर दो, जब ये अपने फिनिश गुड का व्यापार भारत में करने लगे तो फिनिश गुड तो आ गया, पोर्ट पर उतर गया, उसके गोडाउन में आपने जमा कर दिया, लेकिन गोडाउन तो इसका यूज नहीं करेगा, उसका यूज उसका उपभोक्ता जो होगा वो भारत में रहने वाले लोग होंगे। और भारत के लोग कहां रहते हैं, आपने देखा है कि भाई 1940 तक तो 12.5-13% आबादी ही शहरों में रहती थी, तो जो शेष के थे 85-87% लोग वो तो गांव में रहते थे। तो ये आने वाला माल गांव के लोगों तक कैसे पहुंचे, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी थी। अब ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी थी तो 1853 के बाद क्या हो गया कि अंग्रेजों ने यहाँ रेलवे की योजना लागू कर दी और इन रेलवे के माध्यम से क्या हुआ कि पहले तो 4 पोर्टों को जोड़ दिया और उसके बाद में पूरे देश के अलग अलग इलाकों में रेल लाइनें बिछा दी गई। अब इससे क्या हुआ कि रेल के मार्ग से इनका सामान का ढुलाई दो तरफा ढुलाई का मतलब है कि कच्चे माल का ढुलाई गांव से इंपोर्ट सिटी तक और फिनिश गुड की ढुलाई इंपोर्ट सिटी से सुदूर प्रदेशों तक करना था। तो इन रेल के माध्यमों से यह बात संभव होने लगा। अब रेल एक अलग विशेषता, उसमें जो भी केवल हम मद्रास और बम्बे और कलकत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी क्षेत्र थे वहां क्या हुआ कि शहरों का अलग अलग विकास हो रहा था, क्योंकि गांव से खरीद कर पहले वो क्या करता है, कस्बा में आता है, कस्बा से फिर उससे बड़े शहर में जाता है, उसके बाद वहां से इसका ढुलाई का प्रबंध करके इंपोर्ट सिटी मद्रास बॉम्बे और कलकत्ता तक ले जाते हैं, वहां से बाहर जाता है, या आने वाले माल का भी लगभग वही दशा था।
तो इन शहरों का अभी रेल भी क्या था कि इन औपनिवेशिक शहरों का एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई। अब क्या हुआ कि अलग अलग जगहों पर रेलवे तो जाती ही थी, अब रेलवे के जंक्शन बनाए गए। उसके लिए क्या हुआ कि रेलवे जंक्शन के पास सामान जब गांव से ढोकर आएगा तो डायरेक्ट वो ढोकर ट्रेन में तो लगी तो नहीं रहेगी, तो उसके लिए मान गोडाउंस बना दिए। अब रेलों के का तकनीकी रूप से, मैकेनिकल रूप से उसका मरम्मत, उसका देख रेख, उसका निरीक्षण करना था, तो उसके लिए भी ये अलग। और रेलवे में काम करने वाले लोगों का वहां स्टेशन के पास रहना जरूरी था, तो क्या किया कि इनके लिए लोकोमोटिव बना दिए, तो ये लोगों के बिल्डिंग बनने लगे। और क्या हुआ कि रेलवे की कॉलोनियां बना दी, तो अब प्रत्येक शहर में रेलवे की कॉलोनियां, रेलवे के जंक्शन, रेलवे के लोकोमोटिव, ये भी उस समय के शहरों की विशेषता बन गई। तो इस तरीके से तो ये काम कर रहे थे, तो इन शहरों का विकास हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये लोग बढ़े, अब क्या हुआ कि इनको ट्रांसपोर्टेशन, अब क्या हुआ इतनी बड़ी संख्या में इन पोर्ट सिटीज में, या ऐसे कहें कि मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में जो आबादी आई, उसके रहन सहन का भी भीड़ बन गई। तो अब ये उस शहर में हट नहीं सकते थे, और जहां इनको काम था उस काम का क्षेत्र जो था इतना पॉश था कि अंग्रेज तो अपने चलिए भाई पोर्ट सिटी में रह लेते थे, या जो दूसरे शहरों थे उसमें भी ये क्या करते थे, पॉश इलाके में रहते थे। और पॉश इलाके की जिंदगी क्या थी, बड़ी महंगी थी। तो ये जो गांव से जाने वाला पोर्टर था, मजदूर था, छोटा काम करने वाला था, छोटा काम से मतलब है कम आय वाले काम तो करने वाला था, ये उन शहरों में रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। जब ये शहरों में रह नहीं सकता, इसकी आर्थिक, इसकी माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो बड़े बंगलों में रहे या किसी पॉश इलाके में महंगा, तो इनके लिए क्या हुआ कि चौल बनाने की व्यवस्था कर दी गई कि भाई इनके लिए चौल बना दीजिए, छोटे छोटे क्वार्टर। और चौल में क्या था, एक कमरा, एक छोटा सा बरांडा, उसी में आपको रहना है, उसी में खाना बनाना है, बस आपका काम चल रहा है। तो इसके कारण अब क्या हुआ कि ये लोग अब शहर से दूरी पर रहने के लिए मजबूर थे, और दूरी पर रहने के कारण होता क्या था कि इनको अधिक से अधिक, अच्छा काम के घंटे भी तो अधिक थे ना, तो इसको समय पर काम पर पहुंचना था। जब ये समय पर काम पर नहीं पहुंचेगा, अगर दूर रहेगा, तो इसके लिए ये क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन का, परिवहन का व्यवस्था बढ़ी। तो कुछ जगह सिटी बसें और कलकत्ता में ट्राम, तो ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई जिससे दूर रहने वाला व्यक्ति भी, कम आय में रहने वाला, कम किराए देकर रहने वाला व्यक्ति समय पर अपने काम पर पहुंच सके। तो नतीजा क्या हुआ कि ये चौल भी इन नगरों की एक व्यवस्था बन गई। अब आगे चलकर क्या हुआ कि अंग्रेजों को उद्यान वाले घर, मतलब बंगला विथ पार्क, तो का बड़ा शौक था। तो इन लोगों ने ऐसे ऐसे घर बना ली। कुछ भारतीय संभ्रांत परिवार अंग्रेजों से तुलना करने के लिए भी अपने लिए ऐसे, तो लेकिन जो भारतीयों ने बनाया, जो ब्लैक सिटी में बनाए, जो अंग्रेजों के लिए थे वो तो व्हाइट सिटी में थे। लेकिन अब अंग्रेज भी कुछ हद तक ये आने लगे ब्लैक सिटी की तरफ। तो नतीजा क्या हुआ कि इनको अब लगा कि इससे शहर गंदा लगता है, और जो शहर में जो गंदगी फैल रही है यह अंग्रेजों को ठीक नहीं लग रहा था। तो इसके लिए भी उन लोगों ने फोर्स किया कि भाई अच्छा, अब जब प्लेग की बीमारी जब फैली तो इन लोगों को डर हो गया, इन लोगों को डर हो गया कि इनके गंदगी फैलाने के कारण ये बीमारियां कहीं ब्लैक सिटी से व्हाइट सिटी में प्रवेश न कर जाए, हमारे सैनिक उससे प्रभावित नहीं हो जाए, हमारे अधिकारी उससे प्रभावित नहीं हो जाए, हमारे कर्मचारी उससे प्रभावित नहीं हो जाए। तो इन लोगों ने फोर्स किया कि आपको शहर के बाहरी इलाके, पेरिफेरल इलाके में आपको जगह दे दिया जाता है, आप वहां शिफ्ट कर जाएं। और क्या किया
कि शहरों को क्लीन करने का प्रबंध। तो इन शहरों की एक विशेषता तो यह थी। अब क्या हुआ कि जिन जिन शहरों में विकास हुए, नगर बने, तो वहां क्या बनने लगे कि वहां अंग्रेजों के पसंद की कुछ चीजें बनने लगी। अब कुछ चीजें में क्या है, चर्च बनना है, उनके लिए अंग्रेज बच्चों के लिए अलग से स्कूल बनाए गए, और ये स्कूल इंग्लिश पैटर्न के स्कूल थे। तो यहाँ तो अब स्कूलों की मंदिर बनने लगे। जो ब्लैक सिटी वाले लोग थे, जो भारतीय लोग थे, उनके लिए मंदिर और मस्जिद चाहिए, गुरुद्वारा चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ, अच्छी सड़कें चाहिए जिस पर द्रुत गति से चलने वाली सवारियां चल सके। तो ये तमाम तरह के विकास इन पोर्ट सिटी के अलावा भी अन्य शहरों में। अब क्या था कि अंग्रेजों को तो यूरोप का, पूरे यूरोप का ही है, तो पूरे यूरोप का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो तो शीत है, ठंड प्रदेश है। तो यहाँ इस पोर्ट सिटी की देख लीजिए, बॉम्बे, चेन्नई और कलकत्ता को ही देखिए, तो ये तो भारत के अन्य शहरों के तुलना में भी अधिक गर्म है, क्योंकि समुद्र तट पर रहने वाले क्षेत्र में वो ठंड का प्रभाव तो कम ही आता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या किया कि हिल स्टेशन सिटी, अब हिल स्टेशन सिटी, अब जैसे शिमला, दार्जिलिंग, तो ऐसे सिटी का निर्माण किया। तो इससे क्या था कि अंग्रेजों को अपने वातावरण का के साथ, जिसके वो अभ्यस्त थे, जिसको वो लाइक करते थे, जिसको पसंद करते थे, तो वहां पर ये अलग अलग अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना ली। क्या हुआ, अपने मनोरंजन के साधन विकसित कर लिए, अपने लिए स्कूल बना लिए, अपने लिए चर्च बना लिए। तो ये तमाम, लेकिन इन और क्या हुआ कि यह सैनिक कारणों से भी अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर साम्राज्य की सुरक्षा करनी थी तो इनको क्या होगा कि अपने सैनिक अधिकारी बनाने थे। तो नतीजा क्या हुआ कि ये अब हिल स्टेशन का विकास हुआ। अब हिल स्टेशन बनाने के लिए जैसे दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग को जो लिया, ये तो सिक्किम पहले भारत का हिस्सा तो था नहीं अंग्रेजों के समय, तो सिक्किम से इन लोगों ने दार्जिलिंग को ले लिया। और उधर मसूरी हो गया, शिमला हो गया, देहरादून हो गया, तो ऐसे जगहों पर, शिलोंग हो गया, तो ऐसे जगहों पर इन लोगों ने हिल स्टेशन के सिटी को विकसित किया, जहां इनके सुरक्षा के अधिकारी, अब हद तो ये हो गई कि ये बड़े प्रशासनिक, अब गवर्नर जनरल भी शिमला में अपना कार्यालय बना लिया। तो वो गर्मी के दिनों में वो दिल्ली नहीं जाकर, या इन पोर्ट सिटी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में नहीं जाकर, वो क्या करेंगे कि जब गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट आया, अब पहले तो गवर्नर ही बनाए गए तीनों के लिए। तो अब एक और विशेषता देखिए कि ये जो तीन सिटी थी, मद्रास का, कलकत्ता का और बॉम्बे का, तो ये प्रशासनिक केंद्र भी बना। प्रशासनिक केंद्र कैसे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इन गवर्नर का ये कर दिए, और ये गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये क्या हुआ कि जब गवर्नर का कार्यालय होगा, वहीं से उस पूरे जोन का प्रशासन चलाया जाएगा। तो क्या होगा, वह प्रशासनिक केंद्र बन जाएगा। वहां अब खुद गवर्नर रहता है या गवर्नर जनरल रहता है, और सुरक्षा के प्रबंध होंगे। और उसके बाद में क्या होंगे कि उनके काउंसिल के मेंबर्स होंगे, गवर्नर के भी काउंसिल थे, गवर्नर जनरल के भी काउंसिल थे। तो ये तो अंग्रेज थे, ये तो उच्च अधिकारी थे, लेकिन उनके साथ काम करने वाले और भी कई तरह के जो अधिकारी वर्ग के लोग थे, व्यापारी वर्ग के लोग थे, इन तमाम लोगों का रहना था। तो इनका एक शासकीय केंद्रों के रूप में भी विकास हुआ। तो नतीजा है कि हम देखते हैं कि इस औपनिवेशिक काल में शहरों का स्वरूप बदल गया, और उसी के अनुसार उसकी विशेषताएं भी। अब क्या था कि ये जो भवन जो बनाए जाते थे, अब अंग्रेजों का एक और भी धारणा था कि हम भवनों के माध्यम से, निर्माण के माध्यम से लोगों को यह
विश्वास दिला सकते हैं, भारत के लोगों को यह विश्वास दिला सकते हैं कि इंग्लैंड भारत की तुलना में सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ और उत्तम है। तो इनके जो भवन निर्माण की शैली थी ये इंग्लैंड के यूरोपीय पद्धति पर थी, नियोलिथिक और गोथिक। तो इस तरीके से यह क्या किया, अब क्या हुआ कि इन नगरों का प्रबंध करने के लिए नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं बनने लगी। तो इसके अब देखिए, आप अगर बॉम्बे में देखें तो आप उसका जो रेलवे स्टेशन देखते हैं छत्रपति शिवाजी, तो वो डिजाइन क्या है, वहां का बॉम्बे का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी आप जिसको बोलते हो, तो वो यूरोपीय वास्तुकला का एक उदाहरण माना जाता है। यूनिवर्सिटियां बनाई जाने लगी, उसके भी डिजाइन वैसे बनाए जाने लगे। तो ये शहर ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के आने के पहले भारत शहरों से वंचित था या अपरिचित था। अरे भारत शहरों का निर्माण तो हड़प्पा की संस्कृति से कर रहा है भाई। तो ये अंग्रेजों को अगर या किसी व्यक्ति को, आज हम लोग अगर जो हमारे बच्चे आ रहे हैं अगर ये सोचें कि शहरों का निर्माण अंग्रेजों का देन है, नहीं, शहरों का निर्माण अंग्रेजों का देन नहीं। शहर तो हम बहुत पहले से बनाते हैं और हमारे शहर इतने थे, हम तो रोम तक अपने सामान बेचते थे। ऐसा नहीं कि हमारे पास व्यापार भी नहीं था। तो रोम हड़प्पा काल में तो हम मेसोपोटामिया तक और कई मिडिल ईस्ट के देशों तक हम अपना व्यापार करते थे। लेकिन इसका स्वरूप बदला, यातायात के प्रबंध बदले, शहरों के उद्देश्य बदले, व्यापार की गतिविधियां, जो भारत पहले मेन एक्सपोर्टर हुआ करता था, अब यह क्या हुआ कि इंपोर्टर में बदल गया। अब इंग्लैंड के बने सामान भारत के में उपभोग में लाया जाने लगा। तो इस तरीके से इन शहरों की विशेषताएं थी, इस शहरों का यातायात का प्रबंध बदला, इन शहरों के निर्माण का। और क्या हुआ कि इसके माध्यम से अंग्रेज यह भी प्रमाणित कर रहे थे कि क्रिश्चियनिटी इज फार बेटर देन इंडियन रिलीजन्स। इंडियन रिलीजन्स का मतलब है वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो या कुछ। तो इस तरीके से ये शहरों का रूप बदला और इसकी ये कुछ खास विशेषता है। तो दोस्तों पुनः आपसे एक बार आग्रह है कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।